दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। इंसान जो है ना अपनी लकीर जो है, ये हाथ की जो लकीर है खुद बनाता है। राजा वो नहीं बनेगा कि जो कि राजा का बेटा है, राजा वही बनेगा जो कि योग्य है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं भारतीय सेना का एक अंग हूँ, भारतीय रेलवे की सेवा के साथ साथ। फैमिली में चाइल्ड अब्यूज के केसेस बहुत होते हैं, अभी भी गांव छोड़िए शहरों में होते हैं केसेस। थिएटर में आने से पहले वाले कैप्टन शशि किरण और थिएटर में आने के बाद वाले कैप्टन शशि किरण में आप किस तरह का फर्क महसूस करते हैं? मॉनिटरिंग प्रैक्टिसेस में एआई, मशीन लैंग्वेज और आईओटी, ये सारे चीजों का हम समावेश कर रहे हैं। यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा, मतलब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये हमारा एक मिशन एरिया है। कितने अभी वंदे भारत अभी चल चुकी हैं और कितनी और अभी चलने वाली हैं? स्टेशन को हम सिर्फ स्टेशन पर्पस से विकसित नहीं कर रहे, इसको हम सिटी सेंटर के तहत के तर्ज पे विकसित कर रहे हैं। हम नई ट्रेनें तभी चला सकते हैं जबकि नई लाइनें हम बिछाएं, नई मेंटेनेंस फैसिलिटी हम विकसित करें। जो हमारे सिंगल लाइन है उनको हम डबल लाइन करें। यहाँ जोधपुर मंडल में गुढ़ा ठठाना मिठरी है, उस जगह पे हम हाई स्पीड टेस्टिंग की ट्रैक बना रहे हैं, जो कि पूरे भारतीय रेलवे का सर्वप्रथम है। क्या नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे उस पर भी कोई विचार कर रहा है, या ये एक्सीडेंट्स ऐसे ही सतत चलते रहेंगे और यात्री जो है रिस्क पर यात्रा करते रहेंगे? नहीं, ये कवर जो टेक्नोलॉजी है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड एंड सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो क्या ऐसे लेट वाला सिस्टम चलता रहेगा, या उसको लेकर भी जो है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कुछ काम कर रहा है? फॉग सेफ्टी डिवाइस देना शुरू किया हमने लोको पायलट को, ताकि वो जो है उनको पहले से पता चल जाए कौन सा सिग्नल आने वाला है। क्या रेलवे क्वालिटी फूड को लेकर भी कुछ प्लान कर रहा है? जिन ट्रेनों में पैंट्री कार की सुविधा नहीं है, वहां पे हम ट्रेन साइड वेंडिंग कराते हैं। यात्रियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए रेल यात्री मदद 139 वो किस तरह से कितना कारगर है? आम जानकारी जो कि रेल यात्रियों को नहीं पता होती है, वो हम इस माध्यम से, इन हैशटैग के माध्यम से बताते हैं। आज के समय में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हाँ, कुछ समय के लिए हम उसको ब्लॉक लेते हैं, तो कुछ ट्रेनों का हम रद्दीकरण या आंशिक रद्दीकरण करते हैं, बट मूलतः जो है उसी स्टेशन पर पूरे कार्य प्रणाली को करते हुए हम उसका विकास कर रहे हैं। सीमेंट के ब्लॉक्स जो हैं वो रेलवे ट्रैक पर रख दिए जाते हैं। क्या ये चैलेंज नहीं है रेलवे के लिए? कभी भी रेल के छत पर, ट्रेन की छत पर या पायदान पर सफर ना करें। विद्युतीकरण हो चुका है, ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है और ये कानूनन जुर्म भी है। जोड़ों का दर्द, कमर का कसना या बॉडी पेन का तंग करना, अब बस भभूति हर्बल पेन टॉप पाउडर, आयुर्वेद का वो जादू जो हर दर्द का तोड़ है। इसमें छुपी हैं वो शक्तियां जो शुद्ध आयुर्वेदिक तत्वों से बनी हैं। महसूस कीजिए तुरंत आराम। जोड़ों का दर्द हो या कमर का, ये पाउडर सिर्फ आराम नहीं, जीने का नया जज्बा देगा। आज से कहीं भी दर्द हो, जवाब सिर्फ एक, भभूति हर्बल पेन टॉप पाउडर। अब दर्द से आजादी का एक नया रंग। नमस्कार, लाइव परफॉर्मर्स पर अनकट टॉक्स विद पीबीडी में आपका स्वागत है। पीबीडी यानी कि प्रशांत ब्लड डोनर, जो कि आप जानते हैं मेरी पहचान है। साथियों, मैं सोच रहा हूं कि आज की मुलाकात हम एक गाने से शुरू करें। मैं आपको गाना सुनाता हूं, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। गाने के बोल ये हैं और फिल्म का नाम था कर्ज। कर्ज में ऋषि कपूर के ऊपर ये गाना पिक्चराइज किया गया था और उनके किरदार का नाम था मोंटी। आज हमारे साथ बातचीत के लिए हैं मोंटी जी।
नहीं पहचान पाए होंगे आप, तो थोड़ा सा इजी करता हूं। ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि रेलवे में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अभी ये काम कर रहे हैं, पहले साउथ वेस्टर्न रेलवे में भी काम कर चुके हैं और यहां जयपुर CPRO की पोस्ट पर हैं कैप्टन शशि किरण जी। नमस्कार सर। नमस्कार प्रशांत जी, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने जो है इस पूरे जो पृष्ठभूमि जो है आपने बनाई और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया, यूनिक इंट्रोडक्शन मैं कहूंगा। आज तक कभी ने किसी ने मुझे मॉन्टी कर करके जो है ऑफिशियल पैनल्स में कभी नहीं एड्रेस किया। आई एम सरप्राइज एंड हैप्पी जी। सोचा इसी बहाने एक गाने की भी प्रस्तुति हो। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर तरीके से आपने गाया इसे। सर आप रेलवे में CPRO की पोस्ट पर हैं जी। साथियों, ये इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बातों बातों में जैसे जैसे कारवा आगे बढ़ता जाएगा आपको इनकी एक और बात पता चलेगी जो काफी विशेष है। तो बात को हम लोग यहां शुरू करते हैं। रेलवे में आपका रोल क्या है और आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं? जी प्रशांत जी, मैं भारतीय रेलवे सेवा के यांत्रिक इंजीनियरिंग के 2002 बैच का ऑफिसर हूँ और वर्तमान में जो मैं इस पद पर हूँ वो है मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का पद है, जिसमें कि मुझे मीडिया के साथ इंटरेक्शन और जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की जो जिम्मेदारी है बेसिकली उत्तर पश्चिम रेलवे, जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो कि राजस्थान के 85% भूभाग को कवर करता है रेलवे के माध्यम से, मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ यहाँ मुख्यालय में। और इसके साथ जो जनप्रतिनिधियों के साथ जो समन्वय करना होता है ये काम है, और जो रेलवेज पे जो कार्यक्रम जो आयोजित होते हैं, जो विभिन्न तरह के हम इनॉग्रेशन या जो डेडिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स वेरियस हम करते हैं, और साथ ही साथ मीडिया को एक पॉजिटिव लाइमलाइट के साथ रेलवे को प्रोजेक्ट करना और लगातार उनके साथ संपर्क समन्वय बना रखना, ये मेरी कार्य की जिम्मेदारियाँ होती हैं। क्या कभी नौकरी लगने के बाद तो खैर आपको शायद टिकट लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी, तो नौकरी लगने से पहले कभी बिना टिकट की यात्रा की है ट्रेन में? नहीं, बिना टिकट की तो नहीं की है, लेकिन जनरल क्लास के ट्रैवल बहुत की है हमने। एग्जाम टाइम में जो जब देने जाते थे तो जनरल क्लास में जो उस समय की बात है, खैर अब तो जनरल क्लास की कंडीशन भी काफी इम्प्रूव हो गई है, कुशन्स लग गए हैं, वो फट्टे वाले जो होते थे वो वाले बहुत होते थे, और इतनी भीड़ होती थी और ट्रेनें लिमिटेड होती थी, एक डब्बे होता था जनरल क्लास का, उसमें ही सबको जाना है। तो वो तो संघर्ष का जो वो दौर है वो देखा हमने। मैं बताना चाहूँगा कि मैं मूलतः बिहार के पटना का रहने वाला हूँ, और आपने जो है देखा होगा बहुत सारे अमूमन बिहारी जो होते हैं ये ना बड़े ही, इनको कोई बहुत स्कोप नहीं होता है, और मैं जिस निम्न मध्यवर्गीय परिवार से था वहाँ पे हमारे लिए और कोई स्कोप नहीं था कि अदर देन की पढ़ाई करके सरकारी नौकरी लेनी है, ताकि जो है अपने परिवार और अपना भविष्य जो अच्छा कर सकूं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पारिवारिक स्थिति भी जो है अच्छी नहीं थी। मेरे पिताजी जो थे सरकारी नौकरी में थे, बिहार सरकार में, 4 भाई 1 बहन थे हम लोग, और बड़े ही एक ना मुश्किल दौर था। और आपने शायद सुना होगा सुपर 30 के जो आनंद कुमार सर जो है, जो सुपर 30 मूवी भी जो आई है, तो मैं उनका स्टूडेंट भी रहा हूँ अपने जब प्री इंजीनियरिंग के समय में। तो बहुत एक ऐसा उन्होंने मुझे संभाला और जो है एक विश्वास दी, एक प्रेरणा दिया कि कैसे जो है आगे बढ़ करके जो है हम अपने संघर्ष की जो परिस्थितियां हैं उनको जो है एक चैलेंज की तरह लेकर के और अपने लाइफ में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आज सरकार, अपने परिवारजनों का और माता पिता, इन सब का बहुत ही योगदान रहा है मेरे इस जहाँ पे अभी मैं हूँ। आप मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं। एक कहावत है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, या कहीं ना कहीं इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, इस बात में भी आपका विश्वास है? नहीं, मैं एकदम पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं, कहीं नहीं कहीं, कि अपनी इंसान जो है ना, अपनी लकीर जो है, ये हाथ की जो लकीर है खुद बनाता है। आपने सुना भी होगा कालिदास जी ने जो किया था। और
हमेशा कोई भी व्यक्ति, कभी हम ये किसी को अंडरमाइन नहीं कर सकते या ये नहीं कर सकते कि हाँ चूंकि ये गरीब घर से है या ऐसी परिस्थितियों से है तो आगे तो इसका बढ़ना संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैंने अपनी परिस्थितियों के बारे में तो बताया ही, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। हमारे गुरु जो आनंद कुमार सर कहा करते थे कि आपने मूवी में भी शायद सुना होगा कि राजा वो नहीं बनेगा कि जो कि राजा का बेटा है, राजा वही बनेगा जो कि योग्य है, जो काबिल है। तो इस पूरे जो अवधारणा है इसको मैं आज भी विश्वास करता हूं। आज भी मेरा ये मानना है कि हाँ, मैं रेलवे में भी हूं, अभी उच्च पद पर भी पदासीन हूं, तो ऐसा नहीं है कि आज संघर्ष खत्म हो गया है। आज भी वो डेली लेवल पे संघर्ष है, हर दिन एक संघर्ष है, हर दिन एक नया चैलेंज है, और उसको जो है पॉजिटिवली कैसे लेना है, कैसे जो है हम उन संघर्ष के माध्यम से और हम शाइन कर सकते हैं। आपने सुना होगा ना, जैसे कोयला जो निकलता है ना, उसी खदान से हीरा भी निकलता है, इतने तपने के बावजूद वो प्रकट होता है। तो इस तरह की जो, या एक पक्ष, बर्ड्स की हम बात करते हैं, बर्ड्स ना फ्लाई करना तभी शुरू करते हैं जबकि उनको फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस जब उनको हाई मिलता है, तब उनके विंग्स और स्ट्रांग होते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ये किताबी नहीं है, ये सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं इनके, और मैं बहुत ही इस बारे में कॉन्फिडेंट हूं कि आदमी वही प्रगतिशील हो सकता है जिसने संघर्ष किया हो। अदरवाइज जिसको प्लेटर पे जो चीजें मिलेंगी या फिर जो है आराम से जो चीजें प्राप्त होती है, फिर वो उसी तरह से चली भी जाती है और फिर आप उसके मायने नहीं समझ पाते। बिल्कुल। आपका नाम, जैसे कि आपके कमरे के रूम के बाहर भी जो है कैप्टन शशि किरण जी लिखा हुआ है। तो आमतौर पर वैसे मैंने अब तक देखा है, और शायद दर्शक भी यही जानते होंगे कि आर्मी बैकग्राउंड वालों के जो कैप्टन्स होते हैं उन्हीं के नाम के पहले जो है कैप्टन लगता है। आप तो रेलवे में सर्विस कर रहे हैं जी, तो ये कैसे, मतलब सामंजस्य? हाँ, ये काफी सारे लोग ये पूछते हैं क्वेश्चन कि बहुत ही अनयूजुअल सा लगता है कि अच्छा रेलवे में, फिर पूछते हैं मुझसे कि आर्मी से आए क्या। तो मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय रेलवे की रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट है हमारी, और उसमें मैं जो टेरिटोरियल आर्मी की जो रेजिमेंट है उसमें मैं कैप्टन के रूप में कार्यरत हूँ। हमारी जो यूनिट है ये 969 यूनिट है जो कि जमालपुर में है, रेलवे इंजीनियर की रेजिमेंट है ये। और वहाँ पे हम लोग साल में 30 दिन के लिए जाते हैं, अपनी सेवाएं भी देते हैं, और हमें ये रैंक्स जो है मिलते रहते हैं। तो बहुत ही एक नया ही इसमें नयापन होता है जब हम जाते हैं, एक अच्छा महसूस होता है। फिटनेस एक आम आदमी के लिए जरूरी है, खास करके भारतीय सेना और जो हम जिसमें हैं उसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इसको ध्यान में रखते हुए जो है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि भारतीय रेलवे में है ये। और इसके माध्यम से जो है हम एक डिसिप्लिन लाइफ, एक वे ऑफ थिंकिंग जो होती है भारतीय सेना के बारे में, एक बहुत ही अच्छी लाइक एक विजन है, और एक लोगों के मन में बहुत अच्छा सम्मानित विचार आते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं भारतीय सेना का एक अंग हूँ, भारतीय रेलवे की सेवा के साथ साथ। ग्रेट। रेलवे देश का सबसे बड़ा विभाग, और उसमें भी एक सैनिक के तौर पर जो है कैप्टन शशि किरण जी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक फौजी के तौर पर जो कर्तव्य निभाए जा सकते हैं वो निभा रहे हैं, और उसके लिए सैल्यूट सर आपको। थैंक यू। दर्शकों, मैं आपको इनकी एक बात और बताना चाह रहा हूँ। अभी मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि एक छोटा सा परिचय है, अब एक और थोड़ा सा बड़ा परिचय मैं आपको बताता हूँ कि ये बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, जमीन से जुड़े हुए हैं, और रंगमंच पर भी आप सक्रिय हैं जी। तो आपकी रंगमंच पर जो शुरुआत हुई वो कब हुई, किससे प्रेरित होकर आप रंगमंच पर आए जी, और अब तक कितने प्लेज आप कर चुके हैं, किस किस डायरेक्टर्स के साथ? ये लगभग 2017 की बात है। हमने पहला थिएटर में एंट्री किया था, मैं और मेरी वाइफ दोनों। मैं बताना चाहूँगा, मेरी वाइफ भी जो है वो निष्ठापुरी उत्तर पश्चिम रेलवे में ही फाइनेंशियल एडवाइजर के पद पे कार्यरत है। वो इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस की 2004 एग्जाम बैच की ऑफिसर है, और इसी मुख्यालय में ही मुख्य लेखाधिकारी के पद पे कार्यरत है। और हम दोनों ने इस कला की जो विधा है, इसको थिएटर को जो हमने अपनाया था। तो एक रिटायर्ड डीजी यहाँ पे रहे हैं सौरभ श्रीवास्तव सर, उनका एक रंगमंच का ग्रुप है। उससे हम लोग जुड़े,
और गंधर्व थिएटर ग्रुप जो उनका था उससे हम लोग जुड़े और हमने उनके साथ 2 थिएटर प्ले किए थे। दोनों बहुत ही अच्छे थिएटर प्ले थे, कॉमेडी एंड बहुत ही फैमिली ड्रामा था वो। मायने गंभीर होने की और बेचारी अमृता, ये दोनों प्ले हमने, मैंने और निष्ठा मेरी वाइफ ने, हम दोनों ने मिलकर उसमें कपल का ही रोल किया था उसमें, और बहुत ही अच्छे उसमें बहुत ही उसकी प्रशंसा हुई थी। और हमने क्रॉस राजस्थान के अलावा दिल्ली वगैरह में भी उसके शो किए थे, तो बहुत ही अच्छा पॉपुलर दोनों अच्छे शो थे। उसके बाद कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए थिएटर पे हमारा विराम लगा क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां इस तरह से रहीं। और ऑफ कोर्स मेरी वाइफ गॉट अ फैमिली वे, तो वी हैव अभी 14 मंथ्स का हमारा एक बेटा भी है, तो उस कारण से जो है अभी कुछ समय के लिए उनका ब्रेक लगा। तो अभी कुछ समय पहले एक और हमने 30 डेज इन सितंबर एक इंग्लिश प्ले है, इसका अभी यहाँ पे जयपुर में भी मंचन हुआ था। और रुचि भार्गव जी के जी डायरेक्शन हाँ, में। यस, तो रुचि जी ने ऑफर दिया ये, और बहुत ही एक नया प्रयोग है मैं कहना चाहूंगा। जयपुर जैसी जगह में, इनफैक्ट राजस्थान की भी अगर बात करें तो इंग्लिश प्ले जो है ये इजी नहीं है, दिखते नहीं है मार्केट में, और इट्स नॉट इज नॉट ऑल्सो इजी टू डू इट। 2-3 चीजें हैं, पहला तो इंग्लिश में होना, दूसरा ये जो पर्टिकुलर ये टॉपिक था 30 डेज इन सितंबर, ये बात करता है चाइल्ड एब्यूज के बारे में, तो बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है। हम लोग फैमिली तो छोड़िए, आपस में भी बात नहीं करते हैं, पति पत्नी या दोस्त भी इस बात में बड़ा ही टैबू सब्जेक्ट माना जाता है अभी भी सोसाइटी में। फैमिली में चाइल्ड एब्यूज के केसेस बहुत होते हैं अभी भी, गांव छोड़िए शहरों में होते हैं केसेस। और ये जो थिएटर था 30 सितंबर, ये ऐसे ही शहर के किसी संभ्रांत परिवार की कहानी थी कि कैसे जो है उसका होता है, उस लड़की का जो है मेंटल हरासमेंट होता है एंड चाइल्ड अब्यूज होता है, और कैसे फिर वो बड़ी होने पर वो इस साइकोलॉजी से जूझती रहती है। और उसका जो लवर बॉय जिसका रोल मैंने प्ले किया था, दीपक का वो किरदार मैंने निभाया था, और वो उसको सपोर्ट करता है, उसको संबल प्रदान करता है, और वो फिर वो हैप्पी एंडिंग होती है। तो बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक था, बहुत ही इंग्लिश में चूंकि हम यूजुअली कम्युनिकेट नहीं करते हैं, हिंदी में तो प्ले जो हमने पहले जो किए थे तो उसमें आप अपने फीलिंग से बोलते हो, इंग्लिश में वो फीलिंग लाना, उस डिक्शन करेक्ट होना, एंड देन उसको कम्युनिकेट आप सही तरीके से कर पाते हो, बहुत बड़ा चैलेंज था। एंड ऑफ कोर्स रुचि भार्गव जी का बहुत बड़ा योगदान है उसमें, हम सारे कलाकारों का उन्होंने बहुत ही अच्छा से उन्होंने पॉलिश किया, और बहुत ही सफलतापूर्वक हमने इसके 4 शो किए हैं राजस्थान में इसके। एक सवाल जिसका आपसे बेहतर कोई भी जवाब नहीं जानता होगा, महसूस कई लोग करते होंगे, आपके यहाँ रेलवे में भी और आम जिंदगी में भी जो लोग आपसे रेगुलर टच में हैं, तो उन्होंने भी फील किया होगा कि थिएटर में आने से पहले वाले कैप्टन शशि किरण और थिएटर में आने के बाद वाले कैप्टन शशि किरण में आप किस तरह का फर्क महसूस करते हैं? सही कहा आपने, और इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा रुचि मैडम का, क्योंकि उन्होंने जो है बहुत वर्क किया हम सारे कलाकारों के साथ, और मेरे सह कलाकारों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो है हमें गाइड किया, मुझे बताया कि हाँ कैसे जो है सही तरीके से हमारा डिक्शन होना चाहिए, कैसी फ्लुएंसी होनी चाहिए, आप कैसे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में बात कर सकते हो, सो दैट, क्योंकि आप वो कैरेक्टर तो हो नहीं, दीपक का जो कैरेक्टर है वो तो मैं हूं नहीं, मुझे इस कैरेक्टर को जीना है, मुझे उस कैरेक्टर में घुसना है, वही फील करना है जो दीपक फील करेगा। तो ये जो बात जो बताई है ना, ये एक बहुत बड़ा एक शिफ्ट लाया मेरे पर्सनालिटी में, मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, अगर जैसे मुझे कुछ बताना होता है या किसी कम्युनिकेट करना होता है, बाइट देता हूँ जैसे मैं, या कोई इंटरव्यू देता हूँ, तो उन्होंने एक शैली बताई कि हाँ कैसे जो है, कहाँ पे पॉज के साथ कैसे जो है आप अपनी बात को जो है अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, इसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। और ऑफ कोर्स मैं एक महसूस करता हूँ, पॉजिटिव महसूस करता हूँ इस खास करके इस थिएटर की जो जर्नी रही, और जो हमने बार बार जो रिहर्सल की है, तो एक अच्छा पॉजिटिव चेंज मुझे महसूस होता है। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि अब कुछ सवाल ऐसे जोड़ लिए जाएं जो कि आपके विभाग से संबंधित हैं। हाँ, यस, और शायद पब्लिक भी जानना चाहती होगी, कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी जो है उनके दिमाग में चल रही होगी रेलवे को लेकर के। तो शुरू करें रेलवे से संबंधित कुछ सवाल। बताइए। सबसे पहला सवाल तो ये मैं इसमें लिख के लेके आया हूं। डिजिटल इंडिया
जो कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है और जिसको हम काफी हद तक साकार कर भी चुके हैं। और कहा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया जो है पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन चुका है। तो रेलवे का जो डिजिटलाइजेशन है, जो डिजिटल क्रांति रेलवे में आई है और आगे भी जो है एआई का सपोर्ट भी शायद लिया जा रहा है, तो वो क्या कुछ होने वाला है और रेलवे के डिजिटलाइजेशन के बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, रेलवे तो बहुत ही अग्रणी विभाग रहा है सरकारी विभागों की अगर बात करें उसके में, और अदरवाइज भी मतलब ओवरऑल पैन इंडियन सिनेरियो में भी अगर बात करें, आईआरसीटीसी का नाम आपने सुना होगा, जो टिकटिंग का सिस्टम है हमारा। काफी सालों पहले किसी ने नहीं ऐसा सोचा होगा कि रिजर्वेशन सिस्टम इतना जो ह्यूज सिस्टम है, आज की तारीख में वन ऑफ द बिगेस्ट सर्वर इन इंडिया है जो कि आईआरसीटीसी के पास है, और जो स्पीड और जो नेटवर्किंग के साथ जो अक्रॉस द इंडिया हम काम करते हैं, तो एक सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है डिजिटल क्रांति का जो भारतीय रेल ने किया है। इसके अलावा हम अपने और भी जो काम के जो हमारे जो पहलू हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ पेमेंट के जो हमारे सिस्टम है, और जो हमारा टेंडरिंग का सिस्टम है, या फिर जो हमारा प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है, ये सारा चीज ऑनलाइन है। एवरीथिंग इज 100% ऑनलाइन। जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स का जो मॉड्यूल है, ये सब सारा कुछ ऑनलाइन है। किसी को लीव अप्लाई करनी है, किसी को कोई पीएफ का सैंक्शन चाहिए, हर चीज जो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल पे ऑनलाइन है। मैंने जैसे भी बात की कि प्रोक्योरमेंट का जो हमारा सिस्टम है, इंडियन रेलवे यू प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, जिसमें कि सारा चीज ऑनलाइन माध्यम से खरीदा जाता है। मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का, तो हमारा इंडियन रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें सारे टेंडर सारा चीज ऑनलाइन होता है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे, जो क्योंकि पब्लिक इंटरफेस है हमारा। ट्रेन में जब आप जाते हैं तो कोई वेंडर जब आपसे पेमेंट लेता है, या फिर जो है स्टेशन पे जब आप आते हैं कोई सामान खरीदने, तो वहाँ पे डिजिटल पेमेंट की सारी सुविधा हमने मोर देन 600 लोकेशन पे हमने डिजिटल पेमेंट की सारी सुविधाएं जो है स्टेशनों पर या स्टेशन के आसपास जो है वो हमने डेवलप की है। एक बहुत ही विजन के साथ में कि डिजिटल क्रांति को और आगे बढ़ाना है, ताकि जो है ये ऑनलाइन पेमेंट से और हम अच्छा कर सके। एटीवीएम ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन हमने लगाई कि उसका अगर आप स्टेशन पर दिखेंगे, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति खुद ही जाकर के अपना टिकट ले सकता है। यूटीएस ऑन मोबाइल एक ऐप है, इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति कहीं भी जनरल का टिकट जो है ले सकता है। रिजर्व टिकट के बारे में तो पता ही हम सबको कि जो है आप आईआरसीटीसी के ऐप पे जाइए और मोबाइल पे और आप जो है बुक कर सकते हैं। जनरल टिकट भी हमने कहीं भी, कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी स्थान से किसी भी जगह का कहीं से भी टिकट जो है डाउनलोड कर सकता है, खरीद सकता है। तो ये सब नई नई जो है हम क्रांति ला रहे हैं। एआई के बारे में आपने जैसे बताया, या आईओटी जो चल रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो चल रही है, इसके बारे में भी हम बहुत सारे चीजें ला रहे हैं, जिसमें कि मशीन विजन जो है, जैसे हमारे जो रूलिंग स्टॉक होते हैं, जो कोच और बोगी या जो हम कहते हैं आमतौर की भाषा में, उन सारे जगहों पे हम जो है जो मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस का सिस्टम है उसमें भी हम ला रहे हैं एआई का कर रहे हैं। जैसे कि अभी एक वाटर सेंसर हम लगा रहे हैं, जो वाटर के टैंक के कोचेस के वाटर टैंक में लगाया जाएगा, जो कि सेंस करके पहले ही बता देगा कि जो है पानी खत्म होने वाला है, तो ताकि पहले से ही उसमें तैयारी करके की जा सके। जो ट्रेनें गुजरती हैं तो उसमें जो बियरिंग लगे होते हैं, उन बियरिंग की मॉनिटरिंग के लिए हमने हॉट एक्सेल बॉक्स डिटेक्टर लगाया है। तो इस तरह के बहुत सारे मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस में, जो मॉनिटरिंग प्रैक्टिसेस में एआई, मशीन लैंग्वेज और आईओटी, ये सारे चीजों को हम समावेश कर रहे हैं, क्योंकि चेंज इज दी रिक्वायरमेंट ऑफ द डे। अगर हम कोप अप नहीं करेंगे तो हम बहुत ही एक पुरानी पद्धति से चलते रहेंगे और फिर जो हम इंप्रूव नहीं कर पाएंगे अपनी सर्विसेज को। तो हमारा एक पूरा ध्येय है कि कैसे जो हम यात्रियों को जो सुविधाएं दे रहे हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें और भी गुणवत्तापूर्ण तभी हम ला सकते हैं जबकि मॉनिटरिंग एआई के माध्यम से करते रहें, और जो मेंटेनेंस है उसको भी और हम ह्यूमन इंटरफेस ज्यादा ना रहे और हम उसको और बेहतर कर सके। ग्रेट। रेलवे स्टेशंस पर और ट्रेन्स में सेफ्टी मेजर्स क्या है? फीमेल्स की सेफ्टी को लेकर के एक चैलेंज सा बना हुआ है। आए दिन जो है कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी होती रहती हैं जिसमें कि फीमेल्स काफी अनसेफ फील करती हैं। तो क्या इन सब बातों को लेकर भी रेलवे की तरफ से कोई स्टेप लिए गए हैं या लिए जा रहे हैं? यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा, मतलब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये हमारा एक मिशन एरिया है। पूरी भारतीय रेलवे ही नहीं, उत्तर पश्चिम रेलवे खास करके जो है हम एक लगातार अभियान चलाने के साथ साथ हमारा कंटिन्यूअस एक
स्ट्रैटेजी है, जैसे आपने जो बात की लेडीज ट्रैवलर की, खास करके जो सिंगल लेडी ट्रैवलर है, तो हमारी एक स्कीम है जिसमें मेरी सहेली के नाम से हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो टीम होती है वो ऐसे एकल महिला यात्री या ऐसे महिला जो कि अपने छोटे बच्चे के साथ सफर कर रही है, इनके पास जाती है स्वयं और उनका फिर पूरा डिटेल लेती हैं, उनको सांत्वना आश्वासन देती है, अपना नंबर दे के जाती हैं कि कोई भी आपको दिक्कत हो हमें तुरंत कॉल करिएगा, और पूरा फॉलोअप करती हैं कि हाँ उनको कोई इस तरह से पूरे यात्रा के दौरान उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। इसी तरह से और भी जो पैसेंजर रिलेटेड जो चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए चोरी का केस कभी होता है तो उसके लिए लगातार हम गश्त चलाते रहते हैं ट्रेन में, स्पेसिफिक ट्रेन जहाँ पे हमें रहता है या स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ संभावना है, गश्त चलती हैं। जो हमारा कभी जैसे यात्रियों को सामान कोई खो जाता है ना, थेफ्ट ऑपरेशन अमानत के नाम से हम हमारा अभियान है जिसमें कि हम उनको वापस उनको सुपुर्द करते हैं। तो इस तरह के इस सेफ्टी एंड उनको एक पर्सनल तरीके से उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये हम लगातार एक अभियान के माध्यम से चलाते रहते हैं। ग्रेट। तो क्या ये सर्विसेज अपनी जनरल कोचेज वगैरह में भी होती है? आरक्षित कोचेज में चूंकि उनके हमें पता होता है पहले से कि हाँ S4 कोच में इस सीट पर ये महिला यात्री है ना, तो वो तो हम मॉनिटर ट्रेन करते हैं। जनरल क्लास में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि आप कोई रिजर्व तो उसमें है नहीं, नाम तो रहता नहीं है, बट हम जनरल क्लास के लिए अलग से संवेदनशील रहते हैं कि ये हम जरूर देखते हैं कि हाँ अगर उसमें बहुत अत्यधिक भीड़ ना हो और अगर कोई महिला यात्री जा रही है तो वो सेफ और सुरक्षित है। इसके लिए स्टेशन पर जहाँ जहाँ पे हमारे जो चौकी होती है, जो थाना होते हैं, वहाँ पे उनको सेंसिटाइज कर रखा है कि जनरल क्लास के डब्बे जहाँ पे आएंगे वहाँ पे आप जरूर एक नज़र करके और जरूर देखिएगा कि कोई असामान्य या कुछ इस तरह की परिस्थिति तो नहीं है। कुछ महिला कोचेस वगैरह भी अपने इसमें रहती हैं, सभी ट्रेन्स में देखा जाता है, तो उसमें महिलाएं तो बैठती हैं लेकिन महिलाओं के साथ साथ कई बार जो है कुछ पुरुष भी बैठ जाते हैं, चढ़ जाते हैं, और फिर ऐसी हरकतें आमतौर पर जो है वो देखी जाती हैं, तो उसको लेकर के क्या प्लानिंग है? ये जनरल डब्बे के साथ ही जो एक पोर्शन होता है जिसमें कि महिलाओं का रहता है, कभी कभी ये घटना ऑफ कोर्स सामने आती है जिसमें कि लोग उसको अनऑथराइज तरीके से ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो ये हमारा एक, जैसे ये अभियान में हमने बताया, या आरपीएफ जो हमारे होते हैं, ये लगातार ऐसे घटनाओं को देखते रहते हैं और जैसे ही ऐसा कुछ नोटिस आता है तो उसमें वो एक्शन लेते हैं, उनको हम पेनल्टी भी करते हैं, ऐसे यात्रियों को दंडित भी करते हैं हम, और ये एक कानूनी जुर्म भी है करना ये। जी, कई बार पहले हम लोग, आजकल तो शायद ये चीज ना के बराबर हो गई है कि पहले जब मिलिट्री वाले सफर करते थे तो वो आर्मी डिब्बा बोल करके बाकी लोगों को बाहर निकाल दिया करते थे, तो क्या वाकई में आर्मी को ही अलॉटेड होते थे वो कोचेस वगैरह, या देखिए डिपेंड करता है। जैसे कभी कभी आर्मी के स्पेशल डिमांड पर कोचेज लगाए भी जाते हैं, वो कोई भी लगा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को शादी के लिए कहीं जाना है या किसी त्योहार या किसी भी पर्पज से जाना है तो हम स्पेशल डब्बे उसी ट्रेन में लगाने का व्यवस्था होती है। इसके अलावा मिलिट्री को तो खैर ऑफ कोर्स मिलिट्री स्पेशल ट्रेनें चलती हैं जब भी इनका एक पर्टिकुलर मूवमेंट होता है, तो अब तो हम मिलिट्री स्पेशल ट्रेन भी चलाते हैं जिसमें कि पूरी ट्रेन इनकी जाती है, जिसमें कि इनके सामान सामान के साथ जो इनके हथियार वगैरह सब कुछ जो है जाते हैं उस पूरे ट्रेन में। और पार्टी कोच की बुकिंग का जो मैंने बताया वो IRCTC के माध्यम से पार्टी कोच कोई भी बुक करा करके जाता है, और ऐसा कुछ हम स्पेसिफिक रिजर्व फॉर आर्मी या कुछ रिजर्व फॉर किसी मेथड से अदरवाइज हम नहीं करते विदाउट। वंदे भारत का जो संचालन है उसको लेकर आप बताएं कि उत्तर पश्चिम रेलवे में अभी वंदे भारत का जो संचालन हुआ है वो क्या है, कितने अभी वंदे भारत अभी चल चुकी हैं और कितनी और अभी चलने वाली हैं, उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? वंदे भारत के बारे में पहले मैं बताना चाहूँगा, मेक इन इंडिया पैटर्न पर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उस पर ये पूरी बनाई गई है। मतलब इसकी डिज़ाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट जो है भारतीय रेलवे में किया गया है, और बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। सेमी हाई स्पीड की जो हम बात करते हैं, और जो अगर आप इसमें ट्रैवल करेंगे, आपने कभी किया हो, तो अच्छी बहुत ही अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है ये, कंफर्ट के मामले में या फैसिलिटीज़ के मामले में, पैसेंजर एमिनिटीज़ के मामले में। अभी राजस्थान में वर्तमान हम 4 वंदे भारत का संचालन कर रहे हैं,
जो कि अजमेर से जयपुर होते हुए एक तो चंडीगढ़ जाती है, उदयपुर से जयपुर की चलती है, उदयपुर से आगरा की चलती है और जोधपुर से अहमदाबाद की चलती है। 4 हम वंदे भारत का संचालन कर रहे हैं जी। हमारे जो मेंटेनेंस, इनको मेंटेनेंस करने के लिए हमें डिपो अलग तरह की आवश्यकता होती है, वो भी हम बना रहे हैं। ऑलरेडी हमने मेंटेन करने भी शुरू कर दिए हैं। तो और भी अब चूंकि नया जो विजन है वो यही है कि और वंदे भारत ट्रेनें ही चलाई जाएंगी, नए वंदे भारत ट्रेनों का ही प्रोडक्शन होगा। उसको ध्यान में रखते हुए हम और भी सुविधाएं विकसित कर रहे हैं और भी हमारे रूट भी रेडी हो गए हैं। तो कुछ समय में आप पाएंगे कि और भी वंदे भारत का संचालन उत्तर पश्चिम रेलवे नहीं, पूरे भारतीय रेल के नेटवर्क में और बढ़ने वाला है। उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा कितने स्टेशंस को विश्व स्तरीय बनाने की तैयारियां चल रही हैं, उनमें कितना काम अभी तक हो चुका है और कब तक ये काम पूरा हो जाएगा? जी, स्टेशनों का पुनर्विकास जो है वो हमारे भारतीय रेलवे का मिशन एरिया है और इसी संकल्पना के तहत जो है उत्तर पश्चिम रेलवे भी 77 स्टेशनों का हम पुनर्विकास कर रहे हैं। उसमें से 10 स्टेशन तो ऐसे हैं जिनका हम बहुत ही मेगा स्तर पर विकास कर रहे हैं। जयपुर की हम बात करें, जयपुर या जयपुर के आसपास में जयपुर स्टेशन पे हम 700 करोड़ की लागत से हम इसका पुनर्विकास कर रहे हैं। आप मतलब इमेजिन करिए, जैसा आप फॉरेन की कंट्री में जैसा आप जाते हैं और वो जो आप वहाँ महसूस करते हैं, उस तरह की पूरी यात्री सुविधाओं के साथ हम इस स्टेशन को विकसित कर रहे हैं। गांधीनगर जयपुर पर हम लगभग 200 करोड़ की लागत से कर रहे हैं। सांगानेर को भी हम 100 करोड़ की लागत से लगभग विकसित कर रहे हैं। जोधपुर हम लगभग 400 करोड़ की लागत से कर रहे हैं। बीकानेर हम 400 करोड़ की लागत से कर रहे हैं। जैसलमेर भी हमारा काफ़ी काम वहाँ पे हो चुका है, लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा की लागत से वहाँ काम कर रहे हैं। तो ये सारे जो बड़े स्टेशनों की जो मैंने बात की, 10 स्टेशन, ये इन पर बहुत ही तीव्र गति से काम भी हो रहा है और एक नए कलेवर में आप स्टेशनों को देखेंगे। और ये हम सिर्फ स्टेशन पर्पस से विकसित नहीं कर रहे, इसको हम सिटी सेंटर के तहत के तर्ज पे विकसित कर रहे हैं, जिसमें कि कोई भी यात्री के अलावा कोई भी शहर का नागरिक भी आकर के उस सुविधाओं को उपयोग कर पाएगा। और जो इसमें इस पूरे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का जो मेगा रीडेवलपमेंट का जो प्लान है, उसमें एक अच्छी धुरी जो है वो है एयर कॉन्कोर्स की स्थापना। एयर कॉन्कोर्स को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि क्या होगा कि जो स्टेशन है उसका जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म है और जो लास्ट प्लेटफॉर्म है, इनको जोड़ते हुए ऊपर स्काई वॉक जो होते हैं, लगभग 5000 से 10,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में हम एयर कॉन्कोर्स बना रहे हैं, जैसे कि एयरपोर्ट्स पे इंडोर स्टेडियम टाइप। यस, इसमें पूरा जो है कंप्लीट 5 से 10,000 स्क्वायर मीटर एरिया में जो है कंप्लीट तमाम यात्री सुविधाएं जो है, जिसमें ना लाउंज होंगे या शॉपिंग मॉल की तरह गेमिंग जोन्स और फन एरिया, मूवी थिएटर, कियोस्क, फूड जोन्स, बहुत सारी चीजें होंगी। और जो कि यात्री तो खैर कर ही सकता है उसमें, जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी जैसे आप देखते होंगे स्टेशन जो है शहर को 2 भाग में विभाजित करता है एक तरह से ना, आप हसनपुरा एक तरफ हो गया, दूसरा साइड एक तरफ हो गया, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाया। अब ये कनेक्शन का माध्यम भी बन जाएगा। सपोज कोई जयपुर स्टेशन की बात करें तो हसनपुरा एरिया से आएगा, उसमें उस सुविधा को उपयोग करेगा, कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं उसको, एंड वो वापस जो है अपना उस दूसरे एरिया से निकल जाएगा, है ना। तो वो कनेक्ट भी हो गया उस माध्यम से। वो एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो कि हार्ट ऑफ द सिटी में बना हुआ है, तमाम यात्री सुविधाएं के अलावा बहुत सारी ऐसी जो आप ना फैमिली के साथ टाइम एंजॉय कर सकते हो और बहुत सारी आप चीजें वहां कर सकते हो, वो आपको एक वहां सुविधा मिलेगी। इसी तरह गांधीनगर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, आबू रोड, उदयपुर, इन सारे स्टेशनों को हम इस तरह से विकसित कर रहे हैं। उसके अलावा जो छोटे स्टेशन है, मतलब मीडियम क्लास के जो स्टेशन है, उनको भी हम 20 से 25 करोड़ की लागत से उनका भी विकास कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे स्टेशनों पर काम ऑलरेडी कंप्लीट होने वाले हैं। मई जून तक बहुत सारे स्टेशन हम समर्पित भी कर देंगे, जिसमें कि फसाड हम नया बना रहे हैं, पार्किंग एरिया में सुधार कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म शेल्टर कहीं कहीं पे हम बढ़ा रहे हैं, कहीं पे हम लिफ्ट एस्केलेटर की स्थापना भी कर रहे हैं। तो ये सारा एक जो ना एक पूरे उस थीम के साथ कर रहे हैं कि स्टेशन पर जब यात्री आए तो उनको एक नए अनुभूति का एहसास हो, प्रगतिशील जो हमारा भारतीय रेलवे का जो विजन है उसको महसूस कर पाए। उत्तर पश्चिम रेलवे पर जो ये आमान परिवर्तन यानी दोहरीकरण और नई लाइनों के निर्माण की स्थिति क्या है, इस बारे में थोड़ा देखिए, बहुत जरूरी है कि हम अगर हम क्षमता विस्तार करें, हम अपना रेल नेटवर्क का विस्तार करना एक बहुत बड़ा उसका पार्ट है ना। हम नई ट्रेनें तभी चला सकते हैं जबकि नई लाइनें हम बिछाएं, नई मेंटेनेंस फैसिलिटी हम विकसित करें, जो हमारे सिंगल लाइन है उनको हम डबल लाइन करें, है ना। तो ये उसी अवधारणा को रखते हुए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास होना है, ये हम बहुत ही त्वरित गति से इस पे काम कर रहे हैं। और लगभग 20 से 21 हजार करोड़ रुपए के अलग अलग वर्क चल रहे हैं, जिसमें कि कुछ के दोहरीकरण है,
कहीं पे नई लाइन का बनाने के जो फाइनल लोकेशन सर्वे उनके काम चल रहे हैं, या फिर दोहरीकरण के काम चल रहे हैं। काफ़ी सारा हमारा मार्ग दोहरीकृत हो गया है और काफ़ी सारे हम नए प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और उनको डबल कर रहे हैं, सो दैट आपने सुना होगा बचपन से, हाँ सिंगल लाइन है इसलिए गाड़ी खड़ी है ना, ऐसे। तो ये क्रॉसिंग की जो समस्या होती है वो सब नहीं है, डबल लाइन हो जाएंगे तो एक लाइन से दूसरी लाइन पे गाड़ियाँ इंडिपेंडेंट चल सकती हैं। अभी भी कुछ पोर्शन, थोड़ा सा पोर्शन अभी भी राजस्थान में मीटर गेज है, तो उसको हम ब्रॉड गेज कर रहे हैं, जो कि गेज कन्वर्जन का काम हुआ। और नई लाइन के जैसे मैंने बात की, बहुत सारे ऐसे जिले या बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे जो भी कनेक्टेड नहीं है उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं। और रेल नेटवर्क का जो जाल है राजस्थान में, उसको और हम बहुत बहुत ज़्यादा तरीके से हम उसको विस्तार कर रहे हैं। 800 किलोमीटर से भी ज़्यादा लाइनों का जो है हमारा अभी विस्तार का कार्यक्रम है, अलग अलग फेज में उसको हम कर रहे हैं। बहुत सारे आइकॉनिक प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, जैसे कि हम बात करेंगे कि तरंगा हिल अंबाजी वाली एक लाइन है, बहुत चर्चित है और बहुत ही चैलेंजिंग है, उस पर हम काम कर रहे हैं। रास मेरता, पुष्कर मेरता, जो तो धार्मिक स्थल के अलावा जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो स्थान है, इन सबको हम कनेक्ट कर रहे हैं ताकि रेल यात्री जो है एक जगह से दूसरी जगह इस रेल के माध्यम से जा सके। एक और भी बात बताना चाहूँगा मैं, जो कि भारतीय रेलवे का आइकॉनिक प्रोजेक्ट है, जो कि राजस्थान में ही इंप्लीमेंट किया जा रहा है, वो है हाई स्पीड का टेस्ट ट्रैक बनने का यहाँ काम हो रहा है। यहाँ जोधपुर मंडल में गुढ़ा ठठाना मिट्री है, उस जगह पे हम हाई स्पीड टेस्टिंग की ट्रैक बना रहे हैं, जो कि पूरे भारतीय रेलवे का सर्वप्रथम है और काफी तीव्र गति से उस पर काम चल रहा है। लगभग 1000 करोड़ की लागत से 64 किलोमीटर का ही हम टेस्ट ट्रैक बना रहे हैं। भारतीय रेलवे का प्रथम है, इनफैक्ट विश्व रेलवे की अगर हम बात करें तो उसका भी सबसे लंबा नेटवर्क है, ये लंबा टेस्ट आरडीएसओ टेस्ट ट्रैक के नाम से ये हो रहा है और काफी तीव्र गति से काम चल रहा है। फेज 1 और फेज 2 में ये काम चल रहा है और हमारा उम्मीद है कि इस वर्ष जो है 25-26 में जो है हम इसको इम्प्लीमेंट, मतलब इसको पूरा कमीशन कर देंगे। तो ये सारे जो आइकॉनिक चैलेंजिंग वर्क जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार करने के लिए और सेफ्टी को और अपग्रेड करने के लिए हम काम किए जाने लगता है, ताकि यात्री को एक बेहतर संरक्षित और सुरक्षित रेल सेवा हम प्रदान कर सकें। लगभग काफी ट्रेनें जो हैं वो इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं और अभी भी क्या विद्युतीकरण पूरी तरह से हो नहीं पाया है या लगभग हो ही चुका है कुछ? हाँ, देखिए उत्तर पश्चिम रेलवे के संदर्भ में अगर बात करें तो 97% हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। 97% सारा % अभी बाकी है। यस, जो हमारी एक नई नेटवर्क एक है जो अभी लास्ट ईयर ही बनी थी, तो उसमें अभी विद्युतीकरण होना है, लगभग 100 किलोमीटर से कम का एरिया है, वो करना है। बाकी सारे जो है उसको हम मार्च से पहले हमें करने का टारगेट है। मार्च से पहले पूरा हमारा उस सेक्शन को छोड़ के सारा हम कंप्लीट कर लेंगे। तो और इसके साथ साथ जो विद्युत गाड़ियों का संचालन भी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी हम कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी गाड़ियां जो है विद्युत कर्षण से चल रही हैं, तो धीरे धीरे जो हमारा मिशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है। गौरतलब ये भी बात है कि 2025 में 100 साल जो है पूरे हो गए हैं भारतीय रेलवे को विद्युतीकरण में। 1925 में जो पहली विद्युतीकृत गाड़ी चली थी मुंबई में, और 2025 100 साल में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का जो एक बहुत बड़ा जायंट टास्क मैं कहना चाहूँगा। बहुत सारे चैलेंजेज है, आप विश्वास कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे ट्रेन में टेरेन है जो कि बहुत चैलेंजिंग है, वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना। विद्युत लोकोमोटिव जो कि पहले वो होते थे, आयातित होते थे, उनको जो है अपने यहाँ फैसिलिटी डेवलप करके मेक इन इंडिया बनाना, अलग अलग फैक्ट्री लगाना, उनके मेंटेनेंस फैसिलिटी डेवलप करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। और भारतीय रेल में इसको बखूबी निभाते हुए 100 साल में 100% जो इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य जो है वो पूरा करने वाली है। काफी समय से अचानक कई बार देखा जाता था कि बहुत बड़े बड़े ट्रेन एक्सीडेंट्स भी हमने देखे हैं, और अभी हाल ही में भी कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह ऐसे आए थे जिनसे कि मतलब देखते ही, खबर सुनते ही दिल दहल जाता है। तो क्या नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे उस पर भी कोई विचार कर रहा है या ये एक्सीडेंट्स ऐसे ही सतत चलते रहेंगे और यात्री जो है रिस्क पर यात्रा करते रहेंगे? नहीं, कदापि नहीं। हमारे लिए सुरक्षा सर्वोपरि है। सर्वोपरि मतलब कुछ भी नहीं, अगर पंक्चुअलिटी हो या कुछ और भी कोई बात हो, सबसे ऊपर जो है रेलवे की सेफ्टी, पैसेंजर की सेफ्टी जो है हमारे लिए है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लगातार नए नए टेक्नोलॉजी को इंडक्ट कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कवच, जो हमारी मेक इन इंडिया का एक और प्रोडक्ट है, और
जिसको माननीय रेल मंत्री जी हमारे जो है उन्होंने खुद स्वयं जो है अभी जब वो राजस्थान के दौरे पे आया था तो उन्होंने सवाई माधोपुर से इसका सफल ट्रायल, इसके नए वर्जन का सफल ट्रायल किया था। और ये कवच जो टेक्नोलॉजी है ये रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड एंड सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि कोई भी ट्रेन आमने सामने या साइड में या पीछे से रियर कॉलिजन कोई इसमें संभावना जो है नगण्य है। और ऑटोमेटिक इसमें ब्रेक लग जाएंगे, है ना, अलर्ट आपको देगा लोको पायलट को कि हाँ ये ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। तो एक बहुत ही सुरक्षित प्रणाली का जो है विकास किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा स्वयं। अभी टेस्टिंग और ट्रायल चल रहे हैं, इसके कुछ सेक्शंस में चल रहे हैं, राजस्थान के सवाई माधोपुर से कोटा के बीच में भी चल रहा है इसका ट्रायल। उत्तर पश्चिम रेलवे के संदर्भ में अगर हम बात करें तो लगभग 1600 किलोमीटर पर फर्स्ट फेज में हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसके टेंडर वगैरह इसमें बहुत सारे काम होते हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क पूरा बिछाना होगा, टावरों की स्थापना करनी होगी, वो सारे काम का टेंडर अवॉर्डेड है और इसमें बहुत ही तीव्र गति से काम चल रहा है। जो बैलेंस हमारा जो सेक्शन बचा हुआ है इनके भी वर्क जो है प्रपोज है, सैंक्शन हो जाएंगे। और लगभग अभी रेल मंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी जो अभी रेल बजट का उन्होंने बजट के बारे में जब उन्होंने बताया था तो ये भी बताया था कि पूरे अगले 6 साल में कंप्लीट जो रेल नेटवर्क है भारतीय रेलवे का ये पूरा कवच से जो है संरक्षित हो जाएगा। ग्रेट। इसके अलावा और भी सुरक्षा रिलेटेड बहुत सारे हम काम करते रहते हैं। जो रेलवे के जो ट्रैक होते हैं इनको हम रिन्यूअल करना, वहाँ पे पीरियडिकली उसको मेंटेन करते रहना, जो ड्राइव हम चलाते रहते हैं, सेफ्टी इंस्पेक्शंस करते रहते हैं, सरप्राइज इंस्पेक्शन करते रहते हैं, ताकि जो है हमारे स्टाफ कोई रिस्क ना रहे। देखिए बेसिकली एक लार्जली जो इंडियन रेलवे है कि ये ह्यूमन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ना, मैन पावर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अत्यंत संभावी है कि जो है आदमी को एक ह्यूमन एरर करेगा, उसके कारण से कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी है कि उनको लगातार हम चेक करते रहे, उनको हम काउंसल करते रहे, उनको हम ट्रेनिंग करते रहे, उनको रिफ्रेशर कराते रहे, ताकि वो जो सुरक्षा से संबंधित जो नियम है उनको ना भूले। और ये पूरा हमारा जो है वर्ष पर्यंत हर 24 घंटे 24/7 जो है हम ये एफर्ट जो हम करते रहते हैं। कई बार ट्रेनें बहुत लेट हो जाती है और यात्री वेट करते रहते हैं कि अब हमारी ट्रेन आएगी, अब हमारी ट्रेन आएगी। हालांकि वेयर इज माई ट्रेन ऐप जो है उसके जरिए लोगों को पता चल जाता है कि ट्रेन जो है 2 घंटा लेट है या 4 घंटा लेट है या 5 घंटा लेट है। तो क्या ऐसे लेट वाला सिस्टम चलता रहेगा या उसको लेकर भी जो है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कुछ काम कर रहा है? उत्तर पश्चिम रेलवे के संदर्भ में अगर हम बात करूं तो ये तो कदापि सत्य नहीं है। हम पूरे भारतीय रेलवे में पूरे 4 सालों से तो नंबर 1 तो रही विद मोर देन 90% पंक्चुअलिटी। मोर देन 90% पंक्चुअलिटी आप समझ सकते हैं कि 100 में से 90% गाड़ियां डॉट ऑन टाइम और बिफोर टाइम। और दर्शक इस बात के गवाह हैं। यस, आप जरूर महसूस करेंगे उत्तर पश्चिम रेलवे के संदर्भ में कि जो है ओवरऑल भी उत्तर पश्चिम रेलवे ही नहीं पूरे भारतीय रेलवे में पंक्चुअलिटी का जो स्तर है काफी बड़ा है। अभी हम वर्तमान में नंबर 2 पे चल रहे हैं, जस्ट थोड़े से उसमें चल रहे हैं क्योंकि फॉग के कारण से हमारी एक नेचुरल चीज है जिसके कारण से हम बहुत कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हालांकि उसमें भी हमने बहुत सारे ऐसे नवाचार किए हैं, जैसे फॉग सेफ्टी डिवाइस देना शुरू किया हमने लोको पायलट को, ताकि वो जो है उनको पहले से पता चल जाए कौन सा सिग्नल आने वाला है। यात्रियों की जो यात्री गाड़ियों की जो स्पीड बढ़ाने का काम हम ट्रैक अभी जो हमारे 110 हुआ करते थे उनको हम 130 कर रहे हैं। 130 kmph पे हमारी लगभग 100 गाड़ियां संचालित होती है जो कि 130 स्पीड पे चलती है। रेवाड़ी से पालनपुर 700 किलोमीटर का सेक्शन है, ये हमारा 130 kmph है। इसको और हम अपग्रेड करके 160 kmph भी करने का हमारा कुछ वर्षों में हमारा प्लान है। तो ये पूरा एक समायोजित तरीके से हम पूरा प्लान कर रहे हैं अलग अलग विभागों से कि जो है स्पीड रिस्ट्रिक्शन है उसको हम कम करें ताकि और स्पीड से ज़्यादा कम समय में हम पहुंच पाए। तो ऑफ कोर्स ये हमारा एक मिशन एरिया है ही है। जो आपने बात किया तो इसके लिए हमारी रेलवे की एक अधिकृत ऐप है NTES, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम है, जो हमारा अधिकृत ऐप है जिसके माध्यम से ना सिर्फ ट्रेनों के सही संचालन बताता है, क्या समय पे आएगी, कहाँ कितना लेट है, इसके अलावा अगर आप उसमें ये भी देख सकते हैं कि आपको एक इस डेस्टिनेशन से उस डेस्टिनेशन जाने के लिए कौन कौन सी गाड़ियाँ उपलब्ध हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटी है और ये हमारा रेलवे का अधिकृत ऐप है। इसको आप यूज करके या IRCTC का जो ऐप है इसके माध्यम से आप सही जानकारी ले सकते हैं। क्वालिटी फूड जो है आम इंसान की जरूरत है और यात्रियों की तो खास तौर पर होती है, क्योंकि जब इंसान घर पे होता है तो वो कैसा भी मैनेज कर लेता है खाने पीने का, लेकिन जब वो ट्रेन में सफर कर रहा होता है तो वो पूरी तरह से रेलवे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। जो भी उसको मिलेगा, जैसी भी क्वालिटी का मिलेगा वो रेलवे से ही मिलेगा। तो क्या रेलवे क्वालिटी फूड को लेकर भी कुछ प्लान कर रहा है, कुछ योजनाएं तैयार हुई हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, आपने सही कहा, फूड तो एक बेयर रिक्वायरमेंट है और एक बहुत ही एसेंशियल रिक्वायरमेंट है ट्रैवलिंग के लिए नहीं, मनुष्य ह्यूमन बीइंग के लिए भी।
और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम बहुत ही संवेदनशील हैं कि उच्च स्तर का गुणवत्तापूर्ण खाना उनको दिया जाए। और हमारी जो केटरिंग यूनिट है, जो IRCTC, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इसको डील करती है। और रेलवे में कोच ट्रेन में आपने देखा होगा पैंट्री कार की व्यवस्था होती है, नए नए हमने पैंट्री कार लगाए हैं। और इसके अलावा ट्रेन साइड वेंडिंग की व्यवस्था होती है। जिन ट्रेनों में पैंट्री कार की सुविधा नहीं है वहाँ पे हम ट्रेन साइड वेंडिंग कराते हैं। इसका मतलब होता है कि ऑथराइज हम जो वेंडर होते हैं वो जा करके और उस गंतव्य स्थान पर उनको मील जो है वो प्रोवाइड करते हैं। स्टेशनों पर जो स्टॉल लगे होते हैं वहाँ पे गुणवत्तापूर्ण खाना उपलब्ध हो, इसके लिए हमारे जो वाणिज्य विभाग है और जो हमारी मेडिकल डिपार्टमेंट है ये लगातार चेक करते रहती हैं। अभी हमने हाल फिलहाल में ही ईट राइट स्टेशन का भी सर्टिफिकेट प्राप्त किया। हमारे उत्तर पश्चिम रेलवे कुछ स्टेशन है जहाँ पे हमने ये सर्टिफिकेट प्राप्त किया, जिसमें कि जिसका जो उद्देश्य तो है ही कि गुणवत्तापूर्ण को बढ़ाना, और उसके लिए काफ़ी सारे एफर्ट भी हमने किए हैं कि जैसे कि जो स्टॉल्स के जो वेंडर हैं उनको गाइड करना, उनको बताना कि हाँ किस तरह से आप अच्छे से गुणवत्तापूर्ण प्रदान कर सके। और जो स्टेशन पे वेंडर के अलावा जो ट्रेन में भी जो चल रहे हैं उनको भी हम काउंसल करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं कि जो खाने की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हमेशा होते रहे। ग्रेट। अच्छा, यात्रियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए रेल यात्री मदद 139 वो किस तरह से कितना कारगर है उसके बारे में बताइए। ये बहुत ही एक अच्छी सुविधा है जो कि भारतीय रेलवे के द्वारा यात्रियों को प्रदान की गई है। हमारा इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर है 139 या रेल मदद के नाम से ऐप है जो वेब बेस्ड है या ऐप पे भी उपलब्ध है। इसके माध्यम से कोई भी यात्री अपनी शिकायत या अपने सुझाव को दर्ज करा सकता है और हम त्वरित तरीके से, मतलब मैं बताना चाहूंगा कि लेस देन 30 मिनट्स में एवरेज हम जो है इन शिकायतों का समाधान करते हैं। कोई भी कंप्लेंट आप कर सकते हैं इसमें किसी तरह के, जो लाइक स्टेशन पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, स्टेशन पे जब आप हैं तो वहाँ के वॉशरूम के संबंधित गंदगी से संबंधित है। ट्रेन में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो लिनन आपको जो बेडशीट गंदी मिली या सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, AC काम नहीं कर रहा, कुछ मेंटेनेंस रिलेटेड है, ये सारी कोई भी तरह की आप जो है सुरक्षा व्यवस्था जो भी आप बताना चाहते हैं इस पर आप सुझाव और शिकायत जो है इस पर आप दे सकते हैं और हम त्वरित उस पर एक्शन लेते हैं। इसके अलावा भी मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल है, जो ट्विटर अकाउंट हमारा जो X जो है, इस पे भी हम बहुत ही एक्टिव रहते हैं और हम मॉनिटर करते रहते हैं, क्योंकि हमारे लाखों फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे और फेसबुक पर तो वो जो हमें वहां से सुझाव और शिकायत प्रेषित करते हैं उन पर हम तुरंत इमीडिएटली जो हमारे विभाग के द्वारा एक्शन किया जाता है। फीडबैक भी हमारे पास बहुत अच्छे पॉजिटिव आते हैं, फीडबैक आते हैं, सेटिस्फैक्ट्री फीडबैक के अलावा साथ साथ हमें कमेंट्स भी आते हैं कि हाँ भारतीय रेलवे का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी त्वरित तरीके से आपने जो है हमारे एक्शन को, हमारे कंप्लेंट पे आपने एक्शन लिया। और चूंकि हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया पे फॉलोअर हैं तो उस चीज़ का हमने एक और भी बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स को हमारे बढ़ाने के लिए इस शिकायतों के त्वरित निदान के अलावा जो हम रेगुलर जो इन्फॉर्मेशन देते हैं ट्रेनों के बारे में कि ये ट्रेन चली या हॉल्ट बढ़ा या नई इस ट्रेन का संचालन होना है, हमने एक और चीज़ सोचा कि क्यों नहीं हम इनको जोड़े रखें या और उसको बढ़ाएं। तो उसके लिए हमने नए नए हैशटैग शुरू किए जो कि ना सिर्फ रोचक जानकारी प्रदान करते हैं रेलवे से संबंधित, बल्कि आपको प्रेरित भी करते हैं कि अच्छा, जैसे एक हमारा है बड़ा फेमस है चख लो इंडिया, जिसमें हम स्टेशन के बारे में बताते हैं कि हाँ इस स्टेशन पर आप जाएंगे तो यहाँ की उस डिश जो आइकॉनिक डिश है उसको आप जरूर रखें। रेल ज्ञान करके हम करते हैं जिसमें कि रेलवे से संबंधित जानकारी जो कि आम यात्री पूछता है उसके बारे में हम बताते हैं। बात पते कि हमारा हैशटैग बहुत पॉपुलर है जिसमें कि एक ग्रामीण यात्री है जो कि बाबूजी जो टिकट कलेक्टर होता है उससे कॉन्वर्स करता है कि हाँ बाबूजी क्या मैं रिटायरिंग रूम में रिजर्वेशन पे ही जा सकता हूँ या ऑनलाइन बुक करा सकता हूँ, तो उसके बारे में वो बताता है। तो ये बहुत ही आम जानकारी जो कि रेल यात्रियों को नहीं पता होती है वो हम इस माध्यम से, इन हैशटैग के माध्यम से बताते हैं और हमारे इस प्रयोग से काफी लाखों की संख्या में हमारे फॉलोअर्स में वृद्धि हुई है और वो अच्छी जानकारी भी उनको प्राप्त हो रही है। आप नौकरी तो कर ही रहे हैं और बहुत अच्छे से जो है आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर भी रहे हैं, लेकिन क्या आप नौकरी में रहते हुए ऐसा कोई इनिशिएटिव यहाँ इम्प्लीमेंट कर चुके हैं या कोई ऐसा स्पेशल कैंपेन चला रहे हैं कुछ अवेयरनेस वगैरह के लिए या कुछ ऐसा? हाँ, अगर मैं वर्तमान की अपने इस पोर्टफोलियो की मैं बात करूं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के तौर पर, तो ऑफकोर्स जैसा मैंने अभी ये बताया अलग अलग हैशटैग्स के माध्यम से यात्रियों को रेल सेवाओं के बारे में बताना, रेलवे की रुचिकर जानकारी के बारे में बताना और उनको जोड़े रखना ताकि वो जो है रेल यात्रा के लिए प्रेरित हो, ये तो खैर है ही है। इसके अलावा अपने प्रीवियस असाइनमेंट पे हमने, जब मैं सीनियर डिवीजन मैकेनिकल इंजीनियर था, बहुत सारे नवाचार हमने प्रयोग किए जिसमें कि लाइक जैसे आप जो
ट्रेन होती है, ट्रेन के जो कोचेज होते हैं इनको धुलाई का काम होता है, जी। तो बहुत लाखों लाख पानी जो है, लीटर ऑफ पानी जो है वेस्ट होता था वो। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगाए, कोच में वाटरिंग ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट भी लगाए, जो वाटर रिसाइकलिंग के लिए भी प्लांट लगाए गए हैं। इसके अलावा हमने इंडियन रेलवे का पहला जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब जो कचरा जो इकट्ठा होता था उसको गैस में कन्वर्ट करने का प्लांट लगाया। बहुत सारे नवाचार जो इस तरह से किए हमने ताकि मेंटेनेंस हमारे इंप्रूव हो सके, हमारी जो पैसेंजर एमिनिटीज जो है वो इंप्रूव हो सके। अभी भी जो है लगातार हम अलग अलग जो हमारे विभाग है रेलवे की तरफ से मैं बात करूँ तो हम लगातार इस प्रयासशील में रहते हैं कि कैसे जो है यात्री सुविधाओं में और बढ़ोतरी हम AI के माध्यम से या नई तकनीक का नवाचार का और प्रवेश करा करके हम कर सकें। आप बिहार के पटना से बिलोंग करते हैं, साउथ वेस्टर्न रेलवे के लिए भी आप सेवाएं दे चुके हैं जी। और अब नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के लिए आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो साउथ वेस्टर्न रेलवे और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में आप क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? देखिए, भारतीय रेलवे की प्रणाली मूलतः तो सेम ही रहती है, ट्रेन ऑपरेशन जो है काम है वो सेम ही रहती है। जो फर्क आता है वो होता है कार्यशैली का, है ना, कि आपने भी महसूस किया होगा शायद, है ना, कि जैसे आप कहीं कहीं किसी एरिया में आप पाएंगे कि हाँ वहाँ के लोग ज़्यादा संवेदनशील है, ज़्यादा मेहनत है, ऊर्जावान है या वो है। तो ऐसे कुछ खास मुझे महसूस नहीं हुआ वहाँ के और यहाँ के रेल प्रणाली कार्य प्रणाली में। बट ऑफ कोर्स वहाँ की मैं अगर बात करना चाहूँ तो जो स्टेशंस की जो साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है या जो कार्य प्रणाली है जो लोगों की, वो मुझे बेहतर महसूस हुई। यहाँ भी जो है कुछ सालों में बहुत अच्छा सुधार हुआ है और यहाँ भी कार्य प्रणाली जो है वो भी अभी बहुत अच्छी और बेहतर हो गई है। अभी वर्तमान में हालांकि होने को तो बहुत कुछ हो रहा है और बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, डिजिटलाइजेशन को लेकर भी बात हुई तो सेटिस्फाइड होंगे सभी लोग। अब आज के समय में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है और उस चुनौती को पार पाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी, पूरा ही दौर जो है चुनौती का है और जैसा मैंने पहले भी बताया था, व्यक्तिगत तौर पे बताया था कि संघर्ष जब है तभी वो निखर करके ऊपर आएगा और अच्छा आएगा। और अभी चुनौती को जो दौर चल रहा है ये सही में बहुत चैलेंजिंग एरिया है, क्यों हम बहुत सारे नेटवर्क विस्तार पर काम कर रहे हैं। तो एक चैलेंज होता है कि ट्रेनें चल रही हैं, है ना, आपने कोई ऑपरेशन रोका नहीं है, ट्रेनें चल रही हैं और साथ ही साथ उसका विस्तार भी करना है, डबल ऑफ ट्रैक करना है, डबलिंग ट्रैक करना है। तो जो आपको ध्यान रखना है कि हाँ जो हमारा जो एग्जिस्टिंग जो मेरा ऑपरेशन है वो डिस्टर्ब ना हो। अमृत स्टेशनों की अगर मैं बात करूँ, जैसे जयपुर स्टेशन की हम जो विस्तार कर रहे हैं तो ऐसा हमने नहीं किया कि उस स्टेशन को पूरा बंद कर दिया है। सारे काम चल रहे हैं स्टेशन पे, अभी भी वही ट्रैक, अभी वही ट्रैफिक है, वही यात्री हैं, वही ट्रेन हैं जो चल रही हैं। हाँ, कुछ समय के लिए हम उसको ब्लॉक लेते हैं तो कुछ ट्रेनों का हम रद्दीकरण या आंशिक रद्दीकरण करते हैं, बट मूलतः जो है उसी स्टेशन पर पूरे कार्य प्रणाली को करते हुए हम उसका विकास कर रहे हैं। बहुत बड़ा चैलेंज एरिया है, बहुत बड़ा चुनौती का ये एरिया होता है। जो हम अभी इलेक्ट्रिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया और थोड़ा सा अभी जो बचा हुआ वो हमारा एक मिशन एरिया है कि उसको हम जल्दी से कंप्लीट करके 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर बढ़े। गेज कन्वर्जन जो हमने बात की और जो डबलिंग की बात की, ये सारे एरिया को हम चैलेंज मार करके जो आइकॉनिक प्रोजेक्ट जो हमारे हैं इन सब को कंप्लीट करना, ये सब पूरा चुनौतीपूर्ण है। और हमारे जो अभी महाप्रबंधक है श्री अमिताभ, ये इनका एक बहुत ही डेडिकेटेड और एक बहुत ही विजनरी लीडरशिप के अनुसार से ये काम कर रहे हैं। सारे जो विभाग अध्यक्ष हैं, जो हमारे मंडल हेड प्रबंधक की जो कि धुरी हैं इन सारे कार्य की, उनको हमेशा लगातार निर्देश देते रहते हैं, लगातार मॉनिटर करते रहते हैं इन सारे कार्यों को कि जो हम उत्तर पश्चिम रेलवे जो है अभी जो प्रगति का आयाम पे है उस पर और नई नई ऊंचाइयों को छुए। आपको देखकर लगता है कि आप कहीं ना कहीं खेलकूद से भी जुड़े हुए हैं क्योंकि इतना दिन भर की भागादौड़ी में उलझना और फिर उसके बाद में इतना फिट होना, क्या है इसका राज? ऑफ कोर्स मैं एक बहुत ही इंथुजियास्टिक साइकिलिस्ट हूँ, रनर हूँ, मैराथन्स में पार्टिसिपेट करता हूँ। इसके अलावा जो फिटनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें मैं एक्टिवली एसोसिएटेड रहता हूँ। साइकिलिंग तो मेरा बहुत बड़ा पैशन है। अभी कुछ समय से थोड़ा सा अभी मेरा ब्रेक हो रहा है इसमें, अदरवाइज मैं बहुत पैशनेट साइकिल में, एवरीडे साइकिलिंग वाला है मेरा रूटीन। और इसके अलावा मेरा इंटरेस्ट म्यूज़िक भी है, मैं सिंगिंग का जब मौका मिलता है करता हूँ। उसके अलावा गिटार भी बजाता हूँ मैं।
गोल्फ खेलता हूँ, हॉर्स राइडिंग भी कभी करता हूँ। एक ये सब तो खैर व्यक्तिगत पहलू हो गए मेरे। मतलब जिंदगी को भरपूर जीने की ख्वाहिश रहती है आपकी। यस, ये मेरा बहुत मानना है कि वर्क हार्ड प्ले हार्डर। ग्रेट। हाँ, आपकी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप 8 बजे तक भी ऑफिस में हो तो 8:01 के बाद जब ऑफिस से बाहर निकल गए तो जो है अब योर टाइम एंड एंजॉय इट। कैसे जो है अपनी लाइफ को और नए आयाम में ले जा सकते हैं। जिंदगी देखिए एक ही है और ये गया हुआ दिन वापस लौट के आने वाला है नहीं। बिल्कुल। तो हर उस दिन को जीना, हर उस लम्हे को जीना, पल को जीना हमारे कोशिश होना चाहिए। तो ये जो मैंने व्यक्तिगत बात बताई, उसके अलावा सोसाइटी के लिए भी मैं कुछ करने का प्रयास करता हूँ। हमारी एक संस्था है जिसके माध्यम से जो है मैं सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको वहाँ पढ़ाने का काम करते हैं या वहाँ पे कुछ सुधार लाने की कोशिश करते हैं। तो मैं खुद भी जब भी मौका मिलता है वहाँ जाकर के वीकेंड पर जो है सैटरडे में खास करके जो है वहाँ पे जाकर के अपनी वहाँ ज्ञान दान देने की कोशिश करता हूँ और उन बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ और वही चीज़ बताता हूँ जो मैंने खुद सीखी है कि संघर्ष करते रहो। आप संघर्षरत रहोगे तो आप सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। अभी आप जरूर हो सकता है डार्क टनल से गुजर रहे होंगे, बट देयर इज ए लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो उस माध्यम को मैं और उनको मतलब उस जो मेरा संदेश है उनको उन बच्चों के पास पहुंचाने की कोशिश करता हूं, उनसे मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं कि आप अभी इस परिस्थिति से भले गुजर रहे हो लेकिन अपने आप में विश्वास रखो, मेहनत करते रहो, आप जरूर सक्षम और सफल होकर के आगे अपना नाम और परिवार का नाम रोशन करोगे। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि ज़रा सी कोई भी सरकार से मांग हो या आरक्षण की मांग हो या ज़रा सा भी अगर कुछ उपद्रव करने की इच्छा होती है तो रेलवे को टारगेट किया जाता है, रेलवे की पटरियों को उखाड़ा जाता है या सीमेंट के ब्लॉक्स जो है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर रख दिए जाते हैं। क्या रेलवे की सुरक्षा, रेलवे प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना सिर्फ रेलवे कर्मचारियों या रेलवे अधिकारियों का ही काम है या आम जनता की भी कोई जिम्मेदारी बनती है? सही। अभी हाल ही में देखा गया है कि कुंभ मेले के दौरान भी जो है ट्रेन में जगह नहीं मिल पाने की वजह से या किसी न किसी कारण से ट्रेन में भी तोड़फोड़ की गई है। ये वीडियोस अभी कई जगह वायरल हुए हैं। तो ये सब क्या है, उसको लेकर के आप पब्लिक को क्या मैसेज करना चाहेंगे? हाँ, काफ़ी डिस्टर्बिंग लगता है। देखिए, रेलवे जो है एक राष्ट्रीय संपत्ति है। हमें ये महसूस करना होगा कि ये हम अगर इसमें अवरोध प्रदान कर रहे हैं तो हम अपने ही राष्ट्र के साथ ही नुकसान कर रहे हैं। तो आप जो हो सकता है कि आपके अवरोध करने से आपको कोई मतलब प्रत्यक्ष रूप से आपको हानि नहीं हो रही होगी, लेकिन आप विश्वास रखिए ये आपको एक ना एक तरीके से आपको लाभ के इसमें कोई होने वाला हानि होगी, क्योंकि पूरी ये एक जो नेटवर्क है ये पूरा डिस्टर्ब होता है। कोई भी इस तरह की घटना होती है और हमने इसके लिए काफ़ी सारे कदम भी उठाए हैं। लगातार हम गश्त करते रहते हैं इस तरह की घटना ना हो। हमारी जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की टीम होती है वो लगातार करते रहती है इस बारे में जांच पड़ताल। साथ ही साथ जो हमारे गैंगमैन होते हैं, जो ट्रैकमैन होते हैं, वो ट्रैक पे मैनुअली पेट्रोलिंग करते हैं और इंश्योर करते हैं कि कोई इस तरह का असामान्य घटना ना हो। और जो इस तरह की उपद्रव की समस्या आती है या किसी ने शीशे तोड़ दिए हैं, दरवाजे तोड़ दिए हैं, तो उस पर भी सख्त कार्रवाई हम करते हैं। और मैं अपील करना चाहूँगा इस आपके माध्यम से सारे दर्शकों को जो सुन रहे हैं कि कृपया इस तरह की कोई भी घटना रेलवे के साथ ना करें। ना सिर्फ ये कानूनन जुर्म है, बल्कि जो है आप अपने जो देश के हमारे वासी हैं, जो एक नागरिक हैं, उनको भी आप एक कष्ट पहुँचा रहे हैं किसी तरह से। साथ ही साथ मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि रेलवे में जब भी आप ट्रैवल करें तो 2-3 बातों का ख्याल रखें। पहला कि सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखें। जो हमारा भारतीय रेल का जो मिशन है, स्वच्छ भारत स्वच्छ रेल का जो मिशन है, उसको हम तभी साकार कर पाएंगे जबकि आप जन सहभागिता के माध्यम से सारे नागरिक, सारे रेल यात्री हमें सहयोग कर पाए। दूसरा अपील है कि आप जब भी ट्रैवल करें तो लाइट ट्रैवल करें, बहुत सारा सामान लेकर ट्रैवल ना करें, क्योंकि ये आप जो सह यात्री हैं उनको कष्ट दे सकते हैं। कभी भी इनफ्लेमेबल आर्टिकल यानी ज्वलनशील पदार्थ लेकर ट्रैवल ना करें। और चौथा कि कभी भी रेल के छत पर, ट्रेन की छत पर या पायदान पर सफ़र ना करें। विद्युतीकरण हो चुका है, ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है और ये कानूनन जुर्म भी है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो दर्शक जो सुन रहे हैं, ये रेलवे में जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे और हमें रेल सेवा को और बेहतर बनाने में हमें योगदान देते रहेंगे। कोई भी आपके सुझाव और शिकायत है उसके लिए भी आप वेलकम है और हमें प्रेषित कर सकते हैं। ग्रेट। छैया छैया वाला गाना सुनकर के ट्रेन की छत पे मत चढ़ जाइएगा सर, यही कहना चाह रहे हैं। और सर, वाकई में आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो हैं
बताई हैं, जिससे कि मेरी खुद की नॉलेज भी बढ़ी है और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को भी काफ़ी कुछ पता चला होगा जो शायद इनको पता नहीं था। और हमारी इस बातचीत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया लगा प्रशांत जी, इतना नेचुरली और इतने सहज भाव से आपने इस पूरे इंटरव्यू को सफलतापूर्वक संचालन किया। जो आपने शुरुआत ही की, इतने मधुर संगीत और इतने सुरीले स्वर में आपने इसकी शुरुआत की, उससे ही ये पूरा माहौल और टोन सेट हो गया कि कितना अच्छा इंटरव्यू ये गया। और मुझे इस समय का पता नहीं चला, लगभग 40-45 मिनट 1 घंटे हो गए हैं और है ना, और पता ही नहीं चला कैसा समय निकला। बहुत ही अच्छे आप एक संचालक हैं, बहुत अच्छे आपकी बोली की जो शैली है, जो मैं कह रहा था अपने इंटरव्यू के दौरान, जो कि हम सीखा है, बहुत ही बढ़िया। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई आपसे साक्षात्कार का। जब आपने बोला था तो मैं थोड़ा सा कि हाँ, रूटीन वे में जैसे मैं देता हूँ मीडिया का बाइट का रहेगा, लेकिन सारे पहलुओं, व्यक्तिगत और प्रोफेशनल सारे पहलुओं को आपने टच किया। और आई एम श्योर कि जो है दर्शक इसको पसंद करेंगे। और इस बारे में और भी कुछ रेलवे के बारे में जो मैं पुनः बोलना चाहूंगा कि अगर कोई सुझाव है या कुछ आपकी प्रॉब्लम है या कंप्लेन है, 139 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। और हमारा जो सोशल मीडिया का जो हैंडल है उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। NW रेलवेज हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, उस पर आप फॉलो करें हमें भी, और उस पर कोई भी सुझाव शिकायत हमें प्रेषित कर सकते हैं। और भी कोई अगर महत्वपूर्ण बात जो मैं पूछने से रह गया है या आप बता नहीं पाए तो वो भी आप थोड़ा सा बता दें। नहीं, सारे पहलू को आपने कवर किया ही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, विद्युतीकरण की बात हो, अमृत स्टेशन की बात हो, जो हमारा टेस्ट ट्रैक का आइकॉनिक प्रोजेक्ट चल रहा है, नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, सारे के बारे में आपने बात की। और आई एम श्योर की जो है दर्शक इससे लाभान्वित होंगे। अगली बार फिर आपसे मिलेंगे और पुनः चर्चा करेंगे नई चीजों पर बहुत जल्द। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ कैप्टन शशि किरण जी, और बहुत ही बेहतरीन हमारी आज की बातचीत रही। बहुत ही जबरदस्त जानकारियां जो हैं वो मुझे उम्मीद है कि आप तक पहुंची होंगी। तो अभी के लिए हम अलविदा चाहेंगे और आपसे एक निवेदन चलते चलते ये कि अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले शनिवार फिर हमारी मुलाकात होगी, फिर किसी नई शख्सियत के साथ, फिर कुछ नई बातें होंगी, फिर कुछ नई मुलाकातें होंगी, फिर कुछ नई जानकारियां होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।